नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल सिविल स्क्वाड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे कि घर्षण क्या होता है, फ्रिक्शन। तो घर्षण के बारे में हम चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि वृत्तीय गति क्या होती है। तो ये जो है NCERT बुक का 5वां चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और यदि आप यूपी बोर्ड की बुक लेंगे NCERT पैटर्न की, तो उसमें ये आपको 10th चैप्टर के रूप में पूरा वृत्तीय गति मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत में हम आपको हाथ से लिखा हुआ PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, जो आपका नोट्स का काम करेगा। इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स के रूप में आपको ये काम करेगा। तो चर्चा करते हैं कि एक समान वृत्तीय गति क्या होता है। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसका उदाहरण है घड़ी की सुई की गति। तो घड़ी की सुई एक वृत्तीय पथ पर गति करती है और उसका वेग हर समय निश्चित रहता है। तो इसमें इस जो डिफिनीशन है, इसमें दो टर्म है। एक तो वृत्तीय पथ है, दूसरा कांस्टेंट स्पीड है। तो वृत्तीय पथ क्या होता है कि जब कोई कण एक वृत्ताकार मार्ग में बार बार वही मार्ग में दूरी तय करे, तो उसे वृत्तीय पथ कहते हैं। जैसे कोई कण हो गया, ये वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, तो इसे वृत्तीय पथ कहेंगे। और दूसरा चीज़ हो गया कि अचर कांस्टेंट स्पीड, अचर चाल। तो ये मान लीजिए वृत्ताकार मार्ग है और कोई पिंड इस प्रकार जो है, ये वृत्ताकार मार्ग हो गया और कोई पिंड इस बिंदु से P से चलना प्रारंभ करता है, तो इस समय उसका वेग वही हो और इस बिंदु पर भी वेग उसका वही हो, इस बिंदु पर भी वेग वही हो और इस बिंदु पर भी वेग वही हो। तो वेग चाल उसकी अचर हो, मतलब निश्चित हो, और भले ही उसकी दिशा हर समय बदलती रहे, लेकिन उसकी स्पीड एक निश्चित होनी चाहिए। तो इस प्रकार डिफिनीशन क्या हुई कि एक समान वृत्तीय गति जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसको चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर अचर चाल से चलता है, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। इसका एक उदाहरण है कि घड़ी की सुई की गति। दूसरा टॉपिक आता है इसमें त्रिज्य सदिश, रेडियल वेक्टर। तो त्रिज्य सदिश हम आपको दूसरे चैप्टर के लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन इस पर फिर चर्चा करेंगे कि त्रिज्य सदिश क्या होता है। कि मूल बिंदु से किसी चर बिंदु के विस्थापन सदिश को त्रिज्य सदिश कहते हैं। ये मान लीजिए कोई मूल बिंदु O है और कोई पिंड ये वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो ये P है। तो इसका जो O से P तक का विस्थापन है, वो त्रिज्य सदिश कहलाता है। इसे वेक्टर R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है कोणीय विस्थापन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे के डेरिवेशन में ये आपको बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वृत्तीय गति करने वाले कण की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण से घूमता है, उस कोण को उस क्षण कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ये चित्र आप जो देख रहे हैं, ये आप एक बार ध्यान दीजिए कि ये बिंदु O है, मूल बिंदु है O है। ये कोई पिंड P0 से चलना प्रारंभ करता है, तो वो प्रथम बार P0 से P तक की दूरी तय करता है। P0 से P तक दूरी तय करता है। तो P0 से P तक दूरी तय करने में उसे θ1 कोण घूमना पड़ेगा। कितना कोण घूमना पड़ेगा? θ1 कोण घूमना पड़ेगा। और P0 से P1 दूरी तय करने में उसे θ2 कोण घूमना पड़ेगा। तो ये जो P0 से P तक दूरी तय कर रहा है, θ1 कोण घूम रहा है, इसी को ही हम कोणीय विस्थापन कहेंगे। कि मूल बिंदु से वृत्तीकृत करने वाले प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वो जितने कोण से घूमता है, उसी कोण को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो आइए इसका डेरिवेशन करते हैं, इसका फार्मूला निकालते हैं कि माना कोई कण वृत्त की परिधि पर P0 से चलना प्रारंभ करता है। P0 से
वामावर्त दिशा में चलना प्रारंभ करता है तो P0 से P तक की दूरी तय करने में उसे T1 समय लगता है। P0 से P तक दूरी तय करने में उसे T1 समय लगता है और S1 दूरी तय करता है इसे, और S1 दूरी तय करता है तथा कोण θ1 बनाता है। और P0 से P1 तक की दूरी तय करने में उसे T2 समय लगता है और वो S2 दूरी तय करता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो S2 होगी और P0 से P तक की दूरी S1 होगी। इतना समय तय करने में उसे T1 और इतना दूरी तय करने में उसे T2 समय लगता है। और वो P0 से P तक की दूरी तय करने में θ1 और P0 से P तक की दूरी P1 तक की दूरी से θ2 कोण बनाता है। ये कोण जो है θ2 है और ये वाला छोटा सा कोण θ1 है। तो इसके माध्यम से निकालते हैं कि S2 दूरी तय करता है। इस प्रकार समय अंतराल मतलब कि डेल्टा में हम इसको जानेंगे कि डेल्टा टी क्या होगा। तो T2 में से T1 घटा देंगे, डेल्टा टी समय अंतराल कैसे ज्ञात करेंगे कि P0 से P1 तक की दूरी तय करने में और P0 से P तक की दूरी तय करने में कितना अंतर होगा। मान लीजिए कि कोई कण P0 से P तक चलता है, T1 समय लेता है, और P0 से P1 तक तय करता है। तो P0 से P1 तक की दूरी ज़्यादा है और P0 से P तक की दूरी कम है, इसलिए हम समय अंतराल निकालेंगे कि दोनों के बीच कितना समय अंतराल है। तो T2 माइनस T1 कर देंगे। उसके बाद आएगा कि उसके बाद आता है समय अंतराल ज्ञात होगा। उसके बाद आता है कोणीय विस्थापन ज्ञात करेंगे। तो कोणीय विस्थापन में क्या होगा कि डेल्टा थीटा, तो P0 से P1 तक की दूरी तय करने में उसे θ2 कोण बनाना पड़ता है, P0 से P तक की दूरी करने में θ2 कोण बनाता है। तो इस प्रकार हम कोणीय विस्थापन ज्ञात कर लेंगे। तथा विस्थापन मतलब कि वो दूरी कितना, P0 से P1 तक की दूरी तय करने में S1 समय और P0 से P तक की दूरी P0 से P तक की दूरी तय करने में उसे S1 और P0 से P1 तक की दूरी तय करने में उसे S2 समय लगता है। तो कोणीय विस्थापन डेल्टा S इक्वल टू S2 माइनस S1 कर लेंगे। इस प्रकार कोणीय विस्थापन ज्ञात हो गया, समय अंतराल ज्ञात हो गया और विस्थापन ज्ञात हो गया। तो आगे एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप क्या है कि परिधि पर चली गई दूरी वही चाप होती है। तो कोण इसमें कितना है, डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन कितना है, डेल्टा थीटा। वो चाप वाला कितना है, विस्थापन डेल्टा एस अपान आर, त्रिज्या आर। तो त्रिज्या कहाँ इसमें दिया गया है, उसमें ये जो वृत्त आपने देखा है, ये जो चित्र, इसकी त्रिज्या वेक्टर आर है। तो कोणीय विस्थापन क्या होगा, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ये कोणीय विस्थापन प्राप्त हुआ। अब इस संबंध को हम कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध भी कह सकते हैं। आगे का एक नोट आपको दिया गया है कि नोट करके, ये इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कोणीय विस्थापन का मात्रक कितना क्या होगा कि रेडियन, कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। ये बोर्ड के एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो 4 आपको ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको सही ऑप्शन लगाने पड़ेगा रेडियन। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके बाद का टॉपिक क्या है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग क्या है कि वृत्तीय गति में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। वृत्तीय गति में कण की कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को कण का कोणीय वेग कहते हैं। तो इस चित्र में आपने देखा है कि कोणीय विस्थापन की समय के साथ, कोणीय विस्थापन थीटा और समय के साथ टी, इसके साथ जो है परिवर्तन दर को
कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा कैसे बनता है? ओमेगा डब्ल्यू की तरह बनता है, लेकिन डब्ल्यू ऐसे बनता है, ओमेगा इस तरह से बनाया जाता है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए कि यदि किसी कण का डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है। मान लीजिए कि डेल्टा टी समय अंतराल में कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है कि ये पी से पी नॉट तक की दूरी तय करने में वो डेल्टा टी समय लगाता है, तो और उतनी ही दूरी तय करने में वो डेल्टा थीटा कोण से घूम जाता है। तो क्या होगा कि कोण ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। ये आपका फार्मूला प्राप्त हुआ। अब आगे चलते हैं कि यदि डेल्टा टी को अनंत सूक्ष्म मान लेते हैं, या डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म हो जाए तो तात्कालिक कोणीय वेग, हमने आपको दूसरे लेक्चर में बता चुके हैं कि तात्कालिक वेग ज्ञात करने के लिए, तात्कालिक त्वरण ज्ञात करने के लिए लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो यदि डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म हो तो डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, तो इसको हम डी थीटा अवकलन के रूप में ज्ञात कर लेंगे, डिफ्रेंसिएशन के रूप में ज्ञात कर लेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी, डी थीटा अपान डी टी। इसमें भी हमने आपको एक नोट दिया है। तो नोट जो है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कोणीय वेग का मात्रक, ये 1 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। उसके बाद देखिए कि यदि कण एक पूरा चक्कर लगाने में आवर्तकाल टी के बराबर समय लेता है, तो कण का कोणीय विस्थापन 360 होगा। यानी कि पूरा चक्कर लगाने में यदि वो पूरा चक्कर लगाने में टी समय लेता है, तो मतलब आवर्तकाल वो होगा। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय। एक चक्कर लगाने में जितना समय लेगा उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। एक चक्कर लगाने में वो टी आवर्तकाल का समय लेता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू 360 बाई टी। समय कितना लिया वो टी, और घूमा कितना, कोणीय विस्थापन कितना है 360। तो ओमेगा इज इक्वल टू 360 बाई टी। तो 360 अंश के कोण को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई। तो क्योंकि पाई का मान 180 अंश होता है अंश के रूप में, तो 360 का मान हम 2 पाई लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अब आगे देखिए कि टी जो है ये आवर्तकाल है। तो आवर्तकाल 1/आवर्तकाल इज इक्वल टू होता है आवृत्ति n इज इक्वल टू 1/आवर्तकाल। तो इस फार्मूले को हम इस सूत्र में रख देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1/टी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1/टी के स्थान पर हम n रख देंगे। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n। ये हमें दूसरा सूत्र प्राप्त होगा। ये आपको न्यूमेरिकल में ये दोनों सूत्र काम देंगे। न्यूमेरिकल में ये दोनों फार्मूले आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आता है रेखीय वेग, लीनियर वेलोसिटी। तो रेखीय वेग को हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी उसकी चर्चा की जाएगी कि रेखीय वेग क्या होता है। कि जब कोई कण किसी ऋजुरेखीय पथ पर गति करता है,
तो उसके विस्थापन का समय के साथ परिवर्तन दर को रेखीय वेग कहते हैं। इसमें दो टर्म आते हैं कि रेखीय वेग, विस्थापन और समय के साथ परिवर्तन। तो पहले चर्चा करते हैं कि ऋज रेखीय पथ क्या होता है। ऋज रेखीय पथ का तात्पर्य कि कोई भी पिंड एक सरल रेखा में गति करे तो उसके जो सरल रेखा वाले पथ है एक ही सीधी लाइन में, तो उसे ऋज रेखा कहते हैं। ऋज रेखा कहते हैं, तो उसे ऋज रेखा कहते हैं। इसके बाद विस्थापन आ गया। इसके बाद टर्म आता है कि विस्थापन। तो विस्थापन का तात्पर्य है कि ये कोई कण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और बिंदु बी तक चलता है। तो ये बिंदु ए से बिंदु बी तक कम से कम इसकी कितनी दूरी होगी, कम से कम इसकी दूरी तो इतनी ही होगी, कम से कम इसकी दूरी जो होगी वही विस्थापन होगी। तो विस्थापन यदि मान लीजिए कि ये पिंड ए से चलना प्रारंभ करता है, बी तक चलता है, फिर वो सी तक चलता है, तो इसमें विस्थापन आप ऐसे ज्ञात करेंगे, ये आप उसका विस्थापन होगा। यदि वो सिर्फ एक ही रेखा में गति किया है ऐसे, तो उसका विस्थापन उसकी चली गई दूरी के बराबर होगा। तो विस्थापन हो गया। उसके बाद समय के साथ परिवर्तन दर। समय के साथ यदि कोई कण ए बिंदु से बी बिंदु तक चलता है तो ए बिंदु से बी बिंदु तक चलने में वो कितना समय लेता है, वही हो गया उसका समय। समय के साथ परिवर्तन दर को कोणीय रेखीय वेग कहते हैं। यदि मान लीजिए कि यदि किसी कण का डेल्टा टी समय अंतराल में रेखीय विस्थापन डेल्टा एस है, डेल्टा टी समय अंतराल में वो डेल्टा एस दूरी तय करता है, डेल्टा टी समय अंतराल में वो डेल्टा एस दूरी तय करता है। कण का औसत रेखीय वेग होगा v, वेक्टर v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। इसके बाद हम तात्कालिक ज्ञात करने के लिए क्या कहेंगे कि यदि डेल्टा टी अनंत सूक्ष्म में हो तो डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी एस डेल्टा एस अपान डेल्टा टी, डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। तो ये डिफरेंशिएशन के रूप में v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी हो जाएगा, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इसमें भी एक नोट आपको दिया गया है कि रेखीय वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यह एक सदिश राशि होती है। रेखीय वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, यह एक सदिश राशि होती है। इसके बाद का जो टॉपिक है कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए आपको ऊपर कोणीय वेग, रेखीय वेग दोनों एकदम कंठस्थ कर लीजिए, उसके बाद आपको ये एकदम से आसान लगेगा कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध कैसे ज्ञात करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है और आशा है कि इस बार भी पूछा जाएगा। तो अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले, आप इससे अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।